आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो भी स्टूडेंट 18 फरवरी को विज्ञान को परीक्षा देने वाले हैं, प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली में किसी भी पाली में एग्जामिनेशन हो, आज हम लोग सीनियर सेकेंडरी यानी सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग साइंस का यानी विज्ञान का वायरल ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव को लिया गया है जिससे आप लोग को 10 से 20 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। जैसे मैथमेटिक्स का क्लास लिया था तो सेम टू सेम भी ऑब्जेक्टिव लड़ा, उसी तरीके से इसमें भी से लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक जरूरी सूचना कि आप लोग कल कोचिंग नहीं लिए थे, सुबह 8:30 में ही सभी फायदा उठा लिए थे, तो आप लोग नहीं लिए तो पछता रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच को संबंध को, यानी इन दोनों के बीच को जो संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, R = 2F, ठीक है ना। R जो हमारा होगा फोकस दूरी के दुगना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 नंबर बोला जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं। तो 2 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएंगे, निर्गत किरण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 3 नंबर बोला जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, यानी 1 मीटर का है, ठीक है ना, उसका फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता यानी कैपेसिटी उसका कितना होगा। तो 3 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, 1 डायोप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है, यानी समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन यानी हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है 4 का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए हम लोग को देखने के लिए, है ना। 5 बोला जा रहा है कि किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, यानी 4 वाला कह रहा है तो 3 वाला को खोजेंगे। तो 4 वाला में 3, तो 3 यानी निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना। तो 5 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको भी हो जाएगा वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6 नंबर को देखिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए 3 वाला को 4 खोजेंगे। अभी बतलाए थे कि 3 वाला को 4 यानी 4 अवतल लेंस को होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, 4 लेटर में अवतल लिखाता है, अगर 2 रहता तो 2 वालों में 3 को होते, अगर दूर दृष्टि दोष का था, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष का था तो उत्तल लेंस, लेकिन निकट का दिया यानी 3 लेटर वाला को हम लोग 4 में करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर बोला जा रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कितना के बराबर कहलाता है। तो 7 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 जूल बटा कूलम, 1J/1C, यहाँ पे भी इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पसरबर्ध क्रम में, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है और मैं ये चीज़ को पहले भी बतलाया हूँ कि अमीटर को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, है ना। तो ये जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित यानी प्रेजेंट नहीं करता है, निरूपित नहीं करता है, यानी नहीं करता है अगर बोला जाए, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, IR²। IR² है जो कि निरूपित नहीं करता है, बाकी ये तीनों निरूपित करता है, यानी IR²R, VI और V²/R, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर पूछा जा रहा है कि 1 कूलम तूल है, यानी 1 कूलम है वो तूल है कितना के बराबर, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हमारा बी हो जाएंगे। तो 10 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 एम्पियर। एम्पियर को ए भी लिख सकता है और गुने 1 सेकेंड 1S भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही मानना है। 11 नंबर को देखिए कि किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा कभी कभी देखिएगा तो इस तरीका से भी लिख दा, KWH, यानी किलो, के से किलो, W से वॉच, H से आवर, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है ना। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा का, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब आगे बोला जा रहा है कि 12 नंबर की एक विद्युत यूनिट, यानी विद्युत यूनिट बराबर होता है, विद्युत यूनिट बराबर होता है
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो कोयला हो जाएंगे, है ना, ये कोयला हो जाएंगे जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए मारे हैं बिल्कुल सही है। और आप लोग की कृपा से आप लोग को सुबह सुबह क्वेश्चन भी मिल जा रहा है। 8:30 में सभी स्टूडेंट के दे दिया था। मैथ का जो भी फायदा उठा लिया, समझिए को बेस्ट स्टूडेंट है। आप लोग को फायदा नहीं उठा रहे हैं तो नीचे आपको लिंक टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन हो जाइए, है ना। डेली फायदा उठाना है, मौका मिल रहा है तो चौका क्यों नहीं मारेंगे। 14 नंबर बोला जा रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या फिर चूल्हा। अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सर ये तो बायोगैस में आ जाएगा, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर पूछा जा रहा है कि बायोगैस का उत्पादक होता है, यानी बायोगैस है वो उत्पादन किस चीज़ से होता है? तो अभी आप लोग पढ़े कि गोबर है जो कि बायोगैस का उदाहरण है। तो बायोगैस पूछा जा रहा है तो गोबर से होगा, यानी क्वेश्चन को उल्टा पलटा करके वही चीज़ पूछा गया है। तो 15 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है ना। तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, NO2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो भी ऑप्शन नंबर डी मारे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 के बाद 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही है, यानी ये जो रिएक्शन दिया गया इसमें से पूछा जा रहा है, फॉर्मूला पूछा गया है। Na2CO3 5H2O। अच्छा, Na2CO3 5H2O किसका फॉर्मूला होता है, या फिर 7H2O क्या होता है, इसका बतलाना है ना। Na2CO3 का बतलाइए तो कि क्या चीज़ का ये फॉर्मूला होता है ना। सभी स्टूडेंट बताइए, चलिए बताइए। Na2, हाँ बहुत अच्छी बात। Na2CO3 या फिर 10H2O बतलाइए फटाफट। सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो निम्न में से कौन सा सही है, वही चीज को पूछा गया है। तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो Na2CO3 10H2O किसका, इसका कंपाउंड नेम बतला सकते हैं कोई स्टूडेंट? Na2CO3, है ना, ये जो लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे 10H2O। तो ये इसका जो केमिकल नेम या फिर कंपाउंड नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो 18 नंबर का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो अगर लोहा पर हम लोग जिंक चढ़ाते हैं या फिर पेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, गैल्वेनीकरण हो जाएंगे, ठीक है। और इसको किस लिए किया जाता है? ताकि इसमें जंग नहीं लगे, वायु के संपर्क में ऐसे भी आ ही जाता है, लेकिन हम लोग इसीलिए पेंट किया जाता है, जिंक का लेपित किया जाता है। 19 नंबर को देखिए तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक, ठीक है ना, गंधीय सूचक नहीं है, नहीं ये पूछा गया है। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, यानी शकरकंद नहीं है। बाकी वनीला, प्याज, लौंग का तेल, ये तीनों है जो कि गंधीय सूचक है ना। 20 नंबर को देखिए कि निम्नलिखित में से द्विक्षारीयक अम्ल कौन सा है? द्विक्षारीयक पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएंगे? द्विक्षारीयक। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग को डी हो जाएंगे, H2SO4। अच्छा एक चीज बतलाइए कि H2SO4 को हम लोग कंपाउंड नेम में क्या कह सकते हैं? H2SO4 को कंपाउंड नेम सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा। H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर की पोटास एलस होते हैं। तो पोटास एलस जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? 21 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दिक लवण है, एक द्विक लवण है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परवल लवण कौन सा है? परवल लवण कौन सा है? तो क्या हो जाएंगे 22 का, है ना। आप लोग भी कमेंट कीजिए। 22 का ए हो जाएंगे, NaCl। NaCl को सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड जो कि परवल अम्ल, परवल लवण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पे। चलिए 23 नंबर का, बहुत अच्छी बात है, H3PO4। अच्छा ये चीज बताइए कि H3PO4 का कंपाउंड नेम क्या होता है? H3PO4, है ना। H3 क्या है? H3PO4 इसका कंपाउंड नेम क्या हो जाएंगे? आप लोग बताइए तो।
हाँ, प्रोस्पेरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। 24 नंबर को देखिए, तो 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग को पैनित कर देता है, यानी नीले लिटमस है जो कि लाल कर देता है, तो संभव बिलियन है उसका पीएच मान कितना होगा, है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे। मैं देख लेता हूँ सभी स्टूडेंट को एक बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, हाँ गुड स्टूडेंट हो आप लोग। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हम लोग को 6 हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, संभवतः जो बिलियन का पीएच मान वो अच्छा होगा। 25 नंबर पूछा जा रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C6H6 इनमें से कौन सा है, जो संयोजन बंद होगा वो कितना होगा। एथेन आणविक सूत्र का C2H6 होता है, सबको पता है, तो इसका यहाँ पे संयोजक बंद पूछा जा रहा है, तो 25 का राइट आंसर 7 हो जाएंगे, 7 संयोजक बंद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर को देखिए, तो पूछा गया कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो 26 को देखिएगा और आंसर मारिएगा। ईसा जी ये तो हीरा हो जाएंगे, सबसे कठोर है। 27 नंबर देखिए, तो अक्रिय तत्व कौन सा है, तो इसको भी देखिएगा, आसानी से मारिएगा सर जी, तो हीलियम हो जाएगा। 28 भी देखिएगा, बोलिएगा कि सर जी इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मीथेन के कितने संयोजक बंद होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव तो आप लोग रट गए होंगे कि 4 होते हैं सर जी, तो तीन ऑब्जेक्टिव तो ऐसा पूछा गया जो कि बहुत ईजी है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डरना नहीं है ना। 29 नंबर पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो आप लोग को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तत्वों को, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण यानी तोड़ा जाता है किसके आधार पे, तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, परमाणु को संख्या पे, है ना। 30 नंबर पूछा जा रहा है कि अमोनिया के अणु को नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो सबको पता है ये होता है हमारा 1:3, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इन दोनों को नाइट्रोजन का संख्या रखेंगे और हाइड्रोजन का, दोनों को रखकर जब काट छाट करेंगे तो 1:3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएंगे, है ना। चलिए 31 नंबर को देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया, इस बार 100% पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है ना, याद रखिएगा। 32 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन, चलिए ये पेड़ पौधों में होती है, सबको पता है। 32 का राइट आंसर भी हो जाएंगे, भौतिक प्रतिक्रिया है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है, 33 का आई होप कि सब जवाब दे देगा, साइटोकाइनिन। 34 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सिनेटिक दरार हो जाएंगे, स्निप्स इसे भी कहा जाता है, सिनेटिक दरार या फिर स्निप्स, ठीक है। तो 34 के बाद हम लोग चलते हैं 35 नंबर की। नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका या फिर डिंब वाहिनी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, शुक्र वाहिका, जो भी शुक्र वाहिका कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 36 नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में तो क्या होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 36 का सभी परांकन मारे होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। द ऑर्गेनिक ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये देखिए इंग्लिश में गड़बड़ाइएगा नहीं, द ऑर्गेनिक ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक यानी जो किताब है वो किसने लिखा है, तो 37 का आई होप कि सबको पता होगा, डार्विन ने, याद रखिएगा। 38 पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो सबको पता है मनुष्य में अलग होते हैं, XX होता है या फिर XY होता है, बताइए तो फटाफट कौन सा गुणसूत्र होता है मनुष्य में, 38 का, तो 38 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, 23 यानी 23 दूनी 46 जोड़े होते हैं, है ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, ठीक है, तो जलीय आहार श्रृंखला से मतलब किसका रिलेटेड है, तो 39 का राइट आंसर भी हो जाएंगे, शैवाल, जलीय कीट, मछली, तीनों है जो कि पानी में रहता है। 40 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता श्रेणी का मतलब यह है, ठीक है, 40 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जंगली जानवर, ये सब कुछ खाता पीता भी है, तो ये हम लोग उपभोक्ता में रखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे। इसका अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अगर आपको लेना है, आपको गूगल में आ जाइए, सब्जेक्टिव को भी पढ़ना जरूरी है, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, 50% अंक देंगे, उसी तरह से सब्जेक्टिव भी आपको 50% अंक अर्जित करवाएगा। तो सबसे पहले गूगल में आइए और लिखिए बिहार BSEB, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिए, तो बिहार BSEB और डॉट लिखकर सी दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस देगा, COM ऐसे लिखिएगा, जैसे मैं लिखा हूँ ना कि बिहार लिखिए, उसके बाद BSEB
लिखकर डॉट लिखकर थोड़ा सा स्पेस देकर कॉम लिखिए। इस तरीक़े से जैसे ही आप लोग लिखकर सर्च करोगे कुछ इस तरीक़े से सर्च होकर आएंगे। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि बिहार लिखा हुआ है हिंदी में और बीएससी भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जैसे ही आपको दिखाई दे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस वाले पे क्लिक किया, इसी तरीक़ा से लिखिए तभी ये काम करेगा, वरना वेबसाइट दूसरा वेबसाइट पे चले जाइएगा तो बाद में पछताइएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। उसके बाद फिर से नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक परीक्षा साइंस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव biharBSCB.com, इस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करिएगा ऐड आएगा तो इसको बंद कर दीजिएगा, है ना। जैसे ही आप लोग बंद करिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, तो मैं फटाफट नीचे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ। उसके बाद नीचे आइएगा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेंगी। जैसे रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, देखिए देखने में ईजी लग रहा है लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट, संतुलित समीकरण, वियोजन अभिक्रिया, ज्वाला क्या है, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्टिव दिए गए हैं। और ऑब्जेक्टिव भी लेना चाहते हैं तो नीचे भी एक पोस्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि साइंस सब्जेक्टिव क्रैश कोर्स पार्ट 1, तो इस पर क्लिक करके आप लोग इसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ ले सकते हैं। तो समय बहुत ही कम है, तो इस प्रकार से आइए विजिट कीजिए और फटाफट इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। लेंस के मुख फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे मिल जाए। रक्त क्या है, कुत्ता का, इस तरीके से आइए और फ़ायदा उठाइए, है ना। तो और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, तो आइए नीचे इसका फ़ायदा उठाइए। समय बहुत ही कम बच रहा है, और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।